सुमन एक छोटे से गांव में रहती है। वह सीधी सादी लड़की है। वह पढ़ने में बहुत ही तेज है और आगे पढ़कर जीवन में तरक्की करना चाहती है। लेकिन गांव में 8वीं के आगे स्कूल न होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। इस बात का दुख सुमन के मन में एक कसक बनकर हरदम चुभता ही रहता था। उसने अपने बाबूजी सुरेंद्र जी से कहा, बाबूजी मुझे शहर भेज दो ना, मैं आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नहीं बेटा, शहर की लड़कियों जैसा नहीं बनना है तुझे। 8वीं तक पढ़ ली ना, अनपढ़ तो नहीं रखा तुझे। बस अब तेरा ब्याह हो जाए तो हमारी चिंता और जवाबदारी दोनों खत्म। इसके बाबूजी का यह वाक्य सुनकर सुमन के मन में अग्नि की एक ऐसी ज्वाला भड़का गया जो बुझ ही नहीं पाई। इस आग की ज्वाला में वह हमेशा जलती रही। उसने कई बार कोशिश करी लेकिन अपने बाबूजी को मना नहीं पाई। वह जब भी शहर जाकर पढ़ाई करने की जिद करती, उनका एक ही जवाब होता, सुमन तुझे कितनी बार समझाया है, माँ बाप से दूर रहकर लड़कियां धीरे धीरे मनमानी करने लगती है। हमने कितनी ही बार समाचार पत्रों में और टीवी पर उन लड़कियों के बारे में कैसी कैसी खबरें सुन रखी हैं। अरे सिगरेट शराब तक पीने लगती है। मैं अपनी लड़की को ऐसे दलदल में फंसने नहीं भेज सकता। अपने पिता की इस तरह की दलीलों को सुनकर अब सुमन समझ गई थी कि अब उसके बाबूजी को मनाना नामुमकिन है। वह धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी। गांव में तो लड़की जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, माँ बाप को उसके विवाह की फिक्र होने लगती है। सुमन की माँ बीना जी उसे हमेशा कहती, अरे सुमन काहे को दुखी रहती है, देख मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 5वीं तक ही तो पढ़ी हूँ, लेकिन खुश हूँ। तेरे बाबूजी कितने अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं, हमें और क्या चाहिए। नहीं माँ, ये सोच तो एकदम गलत है। पढ़ाई लिखाई के बाद तो इंसान का व्यक्तित्व ही बदल जाता है, बहुत समझदारी आ जाती है। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। अरे सुमन, अभी तेरा ब्याह हो जाएगा, तब देखना तू ये सब भूल जाएगी। नहीं माँ, ये दुख तो मेरी अंतिम सांस तक मेरे साथ ही रहेगा कि मैं पढ़ना चाहती थी पर पढ़ ना पाई। खैर छोड़ो माँ, इस बात पर बहस करने से क्या होगा। सुमन ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि विवाह तो वह किसी शहर के लड़के से ही करेगी ताकि उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए उसकी तरह तरसना ना पड़े। शहर में एक परिवार था, राकेश और अनीता का। वे लोग कई वर्ष पहले गांव छोड़कर शहर में आकर बस गए थे। उनका बेटा सचिन बड़ा ही होनहार और होशियार था। उसकी उम्र भी अब शादी योग्य हो रही थी। राकेश ने एक दिन अनीता से कहा, अनीता, अब हम सचिन का विवाह कर देना चाहिए, क्या बोलती हो। हाँ, विवाह तो करना ही है, लेकिन मुझे तो बड़ा डर लगता है। अचरज भरी नजरों से अनीता की तरफ देखते हुए राकेश ने पूछा, ये क्या कह रही हो अनीता, किस बात का डर लगता है। आजकल की लड़कियां ससुराल आने से पहले ही अलग घर बसाने के ख्वाब अपने साथ ही दहेज में लेकर आ जाती है। अरे तो भाग्यवान, तुम सचिन को आजीवन कुंवारा ही रखोगी क्या। मैंने ऐसा कब कहा। अरे तो फिर ढूंढने दो ना रिश्ता उसके लिए, अपने बेटे सचिन के रिश्ते के लिए। अनीता ने अपने मन में पहले पल रहे डर के कारण राकेश से कहा, सचिन के विवाह के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त। मुझे शहर की नहीं, किसी गांव की बहू चाहिए। यह क्या कह रही हो अनीता, क्या सचिन मानेगा। उसे मानना ही होगा हमारे लिए। गांव की लड़कियों में आज भी संस्कार देखने को मिलते हैं जो शहर से कब के नदारद हो चुके हैं। चलो देखते हैं तुम्हारा लाडला क्या कहता है। वह दोनों इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी सचिन अपने ऑफिस से वापस घर लौटा। उसके आते ही राकेश और अनीता दोनों ने ही अपनी बेचैनी पर नियंत्रण रखते हुए विवाह की बात छेड़ दी। अनीता, सचिन, अब तो तेरी उम्र विवाह योग्य हो गई है, हम तेरे लिए लड़की देखना शुरू करने वाले हैं। ठीक है माँ, मैंने विवाह के लिए कब मना किया है। राकेश, देखो देखो, तेरी माँ गांव की लड़की से तेरा रिश्ता करवाना चाहती है क्या। नहीं माँ, माँ नहीं, यह मत करो। सचिन, तुझे दुनियादारी की खबर नहीं है, तुझे यह शादी विवाह के मामले की कहाँ कुछ जानकारी है। तू बस सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरे लिए बहुत संस्कारी लड़की लाऊंगी जो हमारे घर परिवार को साथ लेकर चलेगी। शहर की लड़कियां तो घर में खाना भी नहीं बनाती है।
आए दिन बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगवाती है। साथ ही वे क्या कहते हैं, बियर, हाँ बियर भी पीती है। पर माँ, परवर कुछ नहीं, तुझे मेरी कसम, जो किसी भी तरह के नखरे किए तो। अरे माँ, हूँ तेरी, जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी। आखिर तेरी फिक्र हम दोनों से ज्यादा भला और कौन कर सकता है। ना चाहते हुए भी सचिन आगे कुछ भी ना कह पाया। हमारे गांव या उसके आसपास के गांव में लड़की देखते हैं। इस तरह उन्होंने लड़की ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी। उनकी यह तलाश सुमन के आंगन में जाकर रुक गई। राकेश और अनीता दोनों को ही सुमन का परिवार, उसके माता पिता, सभी भाई, सभी लोग बहुत पसंद आ गए। सुमन यूं तो बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर या उससे बातें करने के बाद कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि यह लड़की सिर्फ 8वीं पास है। सुमन के घर में भी सभी को राकेश और अनीता का स्वभाव काफी अच्छा लगा। लड़के की फोटो भी उन्हें पसंद आई। सुमन के मन ने जो सोच रखा था कि किसी शहर के लड़के से शादी करेगी, तो उसने भी तुरंत मन ही मन में हाँ कहने का सोच लिया। जब उसकी माँ बीना जी ने उससे पूछा, सुमन लड़का शहर का है, फोटो भी अच्छा लग रहा है, तूने भी देखा है ना फोटो? हाँ माँ, देखा है। तो तू तैयार है? सुमन ने बिना एक पल भी देर लगाए कह दिया। हाँ माँ, आपको पसंद है तो फिर मुझे क्या आपत्ति है। ठीक है। पहले ही रिश्ते के लिए अपनी बेटी की हाँ सुनकर सुरेंद्र जी और बीना जी की खुशी का ठिकाना न रहा। सचिन के माता पिता को भी सुमन और उसका परिवार पसंद आ गया था। वे खुशी खुशी अपने घर वापस लौटे। सचिन को भी सुमन का फोटो दिखाकर अनीता जी ने पूछा, कैसी लगी लड़की की तस्वीर? अच्छी है माँ, कितनी पढ़ी लिखी है? अनीता ने झूठ कह दिया, 10वीं तक पढ़ी है, उसके आगे गांव में स्कूल नहीं है। क्या इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी? चुप कर सचिन, हमारे घर में कहाँ कोई कमी है कि हमें उसे नौकरी करवानी पड़े। माँ, बात सिर्फ नौकरी की ही नहीं होती, पढ़ाई से। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। पढ़ाई पढ़ाई का बिगुल मत बजा, कोई कमी नहीं है उसमें, सुंदर, सुशील और समझदार है। अपने साथ संस्कारों का पिटारा लेकर आएगी। सचिन ने पास बैठे अपने पिता की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो उन्होंने नजर फेर ली। दरअसल उनके घर में अनीता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। सचिन को भी झुकना ही पड़ा और ये रिश्ता तय हो गया। अपने सपनों के सुंदर महल में, जहां उसके सपनों की राजकुमारी मॉडर्न कपड़े पहने अंग्रेजी में बातें करती उसे दिखाई देती थी, जिसकी सुंदरता और स्मार्टनेस सचिन को मोह लेती थी, वही सपनों का महल पल पल तिल तिल टूटता बिखरता उसे नजर आ रहा था। फिर भी वह गांव में सुमन से मिलने गया। सुमन को देखकर उसके अंदर उसे अपनी सपनों की राजकुमारी तो बिल्कुल नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ, सुमन उसे सुंदर जरूर लगी। उसने सुमन से ज्यादा कुछ बात नहीं की, ना ही कुछ पूछताछ की। अनीता जी और राकेश जी भी सचिन के साथ में गए थे, तो बस सचिन को लड़की दिखाकर फिर शुभ मुहूर्त निकाल लिया गया। सचिन अपने सपनों की काल्पनिक राजकुमारी को मन से निकाल नहीं पाया। धीरे धीरे वह शुभ दिन भी आ गया जब सुमन और सचिन विवाह के बंधन में बंध गए। आज उनकी सुहाग रात थी। ऊपर से नीचे तक सजी सवरी सुमन सुहाग की सेज पर बैठकर सचिन का इंतजार कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुमन बहुत खुश थी। मन में ये चाह लिए कि उसका पति सचिन इतना पढ़ा लिखा है, तो अब उसे भी अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर जरूर मिलेगा। वह सोच रही थी कि थोड़ा समय बीत जाए, तब फिर वह सचिन से इस विषय में बात करेगी। लंबे इंतजार के बाद सचिन कमरे में आया। उसने अपने मन को बहुत समझाया कि अब जो हो गया उसे निभाना तो पड़ेगा ही। उसने कुछ देर सुमन से बात की। उसने पूछा, क्या हुआ सुमन, इस तरह से घूंघट में चेहरा छुपाकर क्यों बैठी हो? ऐसा कहते हुए उसने सुमन का घूंघट उठाते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझसे विवाह के लिए क्या सोचकर हाँ कहा था? सुमन ने अचरज भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझ में क्या इतना अच्छा लगा? सुमन ने कहा, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं अम्मा, बाबूजी, ज्यादा कुछ सोचा नहीं। यह कैसा जवाब है? जिसके साथ पूरी उम्र गुजारनी है उसके बारे में खुद ने कुछ सोचा नहीं। अच्छा, तुम 10वीं तक पढ़ी हो ना? यह किसने कहा आपसे? मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन 8वीं के बाद हमारे गांव में स्कूल ही नहीं है। क्या सिर्फ 8वीं पास हो तुम?
सुमन घबरा गई और डरते हुए उसने पूछा, क्या आपको यह मालूम नहीं था? सचिन ने उसकी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह झूठ तो उसकी अपनी माँ का कहा हुआ था। उसने सोचा, खैर छोड़ो, 10वीं पास भी होती तो क्या ही हो जाता। सुमन ने अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया, जो सच था वह बता दिया। लेकिन वह हैरान जरूर थी कि उसके 10वीं तक पढ़ी होने की बात किसने कही। वह समझ गई कि यदि सचिन को यह पहले से ही मालूम होता तो उसके हाव भाव इस तरह से ना बदलते। वह यह भी समझ गई कि सचिन खुश नहीं है। उसे दुखी देखकर सुमन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे पढ़ाई जरूर करूंगी। सुमन ने अपने आप को संभाला और उसके बाद उसने कहा, ठीक है, पढ़ लेना, और लाइट बंद कर दी। सचिन और सुमन आज रात तन से तो एक हो गए, लेकिन मन से सचिन उससे जुड़ नहीं पाया। सुमन ने तन के साथ अपना मन भी उस पर कुर्बान कर दिया, लेकिन एक हाथ से ताली कभी नहीं बच पाती। सुमन के जीवन में तनाव ने स्थान ले लिया। उसके सास ससुर तो उससे बहुत खुश थे। जैसी संस्कारी बहू वह चाहते थे, उन्हें बिल्कुल वैसी ही बहू मिली थी। लेकिन सचिन जैसी पत्नी चाहता था, वैसी पत्नी उसे ना मिल पाई। सचिन का व्यवहार जैसा एक पत्नी के साथ होना चाहिए, वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके व्यवहार में प्यार कम और औपचारिकता ज़्यादा थी। सुमन की पढ़ाई में जो बाधा आई थी, उसी बाधा ने उसके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर दिया। अब तो पढ़ाई न कर पाने का उसका दुख और भी बढ़ता जा रहा था। फिर भी सुमन सोचती कि वह उसके प्यार की डोर से एक ना एक दिन सचिन को अपनी बाहों के झूले में अवश्य ही झुलाएगी। इस तरह वह बेचारी हमेशा सचिन की जी हुजूरी में ही लगी रहती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सचिन का दिल और अधिक भटक रहा था। उसे अब भी उस राजकुमारी की तलाश थी जिसे वह सपनों में देखा करता था। इन्हीं दिनों उसके ऑफिस में एक नई पोस्टिंग हुई। इस जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की आई थी, जिसका नाम था आयशा। आज ऑफिस में आयशा का पहला दिन था। उसका टेबल सचिन के बाजू में ही था। वह जैसे ही ऑफिस आई, सचिन उसे देखते ही अनजाने में सीधे उठकर खड़ा हो गया, मानो उसके बॉस आ रहे हो। आयशा ने ब्लैक कलर की खूबसूरत मिडी पहनी हुई थी। कंधे पर पर्स लटक रहा था। कलाई पर सुंदर सी घड़ी बंधी थी। सुनहरे बाल खुले थे और पंखे की हवा से उड़ भी रहे थे। सचिन उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जिसे वर्षों से वह खोज रहा है। वह यही तो है, उसके सपनों की शहजादी। बस अब मैं इसे सोचते हुए ही उसे सुमन की याद आ गई। परंतु सुमन, वह तो जबरदस्ती मुझ पर थोपी गई है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह पापा मम्मी की जवाबदारी है जो उसे जबरदस्ती ले आई है। वह अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ आयशा के पास पहुंचा और कहा, वेलकम इन आवर ऑफिस। उसने भी उसे हाथ मिलाते हुए कहा, ओह थैंक यू वेरी मच। इस तरह दोनों में औपचारिक बातें शुरू हो गई। सचिन के दिल में तो वह पहली नज़र में ही समा गई थी। धीरे धीरे 15-20 दिन बीत गए। एक दिन सचिन ने आयशा से आग्रह करते हुए कहा, आयशा चलो, आज हम साथ में लंच करते हैं। आयशा ने खुश होते हुए कहा, हाँ चलते हैं, मुझे भी अकेले लंच करना अच्छा नहीं लगता। उस दिन से वह लगभग हर रोज ही साथ में लंच करने लगे। उनकी दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी, जिसे ऑफिस में भी सब नोटिस कर रहे थे। लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत जिंदगी थी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आयशा और सचिन के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देखकर कुछ लोगों ने आयशा के कानों तक यह बात पहुंचा ही दी कि सचिन शादीशुदा है। सचिन के विषय में यह जानने के बाद भी आयशा के लिए उसके बढ़े हुए कदमों को रोकना अब आसान नहीं था। अब तक वह सचिन को अपने दिल में जगह दे चुकी थी। आयशा यह सच सचिन के मुंह से सुनना चाहती थी। कैंटीन में चाय पीते समय एक दिन उसने सचिन से पूछा, सचिन क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? हाँ हो चुका है, लेकिन जबरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकता। आखिर क्यों सचिन? क्योंकि वह सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ी है। मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। आयशा यह सुनकर हैरान थी कि एक 8वीं पास लड़की से माँ बाप ने कैसे और क्यों सचिन का विवाह कर दिया। उसने सचिन से कहा,
तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? आयशा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। उधर सुमन बेचारी सचिन को अपना बनाने की हर कोशिश कर रही थी। बाहर क्या चल रहा है यह तो वह नहीं जानती थी, पर इतने दिनों में सचिन के मन के अंदर क्या चल रहा है वह जान चुकी थी। उसे पता था कि सचिन उसे पसंद नहीं करता है। उसका मुख्य कारण उसकी 8वीं तक की पढ़ाई और उसका सादगी भरा व्यक्तित्व है। सुमन को सास ससुर का भरपूर साथ और प्यार मिल रहा था, जिसका उसे चाहिए था उसका तो कहीं भटक गया था। वह हर रोज उस प्यार को सचिन में ढूंढती, लेकिन उसे बेरुखी ही मिलती। अब तो जब से आयशा उसके जीवन में आई है, तब से सचिन की बेरुखी इतनी बढ़ गई है कि उसके माँ बाबू तक भी उसकी हवा आने लगी है। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, किंतु सचिन का मन नहीं बदला। एक दिन तो उसने गुस्से में अपनी माँ से कह दिया, तुम्हें ही बड़ा शौक था ना गांव की लड़की लाने का, मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती। सचिन, अनीता जोर से गुस्से में चिल्लाई। राकेश जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सचिन के पास आकर कहा, सचिन तू पागल हो चुका है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? सुमन तेरी पत्नी है, 7 फेरे लिए हैं तूने उसके साथ। हाँ लिए हैं 7 फेरे, पर वह आप लोगों की जिद के कारण। धीरे बोल, सुमन सुन लेगी तो उस पर क्या गुजरेगी। सुन लेने दो बाबूजी, अच्छा है सुन ले, कम से कम मेरा पीछा तो छूटे। वैसे भी मैं तलाक के कागज भेजने ही वाला हूँ। इतना सुनते ही राकेश जी का हाथ उठकर सचिन के गाल से जा लगा। कमरे के अंदर से यह सब सुनकर सुमन बदहवास सी हो गई थी, लेकिन उस थप्पड़ की आवाज से वह भी बाहर आ गई। साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा, रहने दो बाबूजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। काश मुझे पहले ही इन्होंने बता दिया होता कि मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ, तो मैं हरगिज उनके जीवन में नहीं आती। हाँ सचिन, तुम्हें तलाक के कागज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो, जिससे प्यार करते हो उसके पास जा सकते हो। राकेश जी और अनीता जी आश्चर्यचकित होकर एक साथ बोले, प्यार? हाँ बाबूजी, ये किसी से प्यार करते हैं मैं जानती हूँ, मुझे इनके पास से किसी और के बदन की। चुप हो जा बेटा, इसके आगे हम ना सुन पाएंगे। सुमन उसके दिल की बात कहकर रोते रोते अपने कमरे में चली गई। सचिन भी गुस्सा होते हुए बाहर निकलकर सीधे आयशा के पास चला गया। आयशा अपने कमरे में अकेली ही रहती थी, इसीलिए वह आराम के साथ में बेफिक्र होकर समय गुजारते थे। आज वह इस समय सचिन को देखकर उसके चेहरे के आव भाव से आयशा को भी लग गया कि आज तो सचिन घर से झगड़ा करके आया है। उसने पूछा, क्या हुआ सचिन? सचिन ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और रोने लगा। आयशा ने कसकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जो भी हुआ है मुझे बताओ सचिन, हम मिलकर सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। सचिन ने कहा, आज घर में सबसे झगड़ा करके आ रहा हूँ। सबसे? क्या तुम्हारी पत्नी? हाँ, आज उसे पता चल गया कि मैं उसे तलाक देने वाला हूँ। क्या बोली फिर वह? तुम आजाद हो, वही घिसा पिटा डायलॉग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे सचिन? हम तो शादी करेंगे आयशा, चाहे अब जो भी हो जाए। आज पूरी रात सचिन आयशा की बाहों में ही था। दूसरे दिन अचानक सचिन को ऑफिस के काम से लगभग 15 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन पर जाने का आदेश आ गया। सचिन अपने टूर पर जाने से पहले आयशा से मिलने उसके घर गया और कहा, आयशा बस मुझे वापस आ जाने दो, मेरे वापस आते ही हम मंदिर में विवाह कर लेंगे। जब हम प्यार करते हैं तो फिर डर किस बात का? बिना विवाह के में रहने से अच्छा है कि डंके की चोट पर शादी करके हम जीवन साथी बनकर साथ रहे, ताकि कोई भी हम पर उंगली ना उठा सके। ठीक है सचिन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस तुम जल्दी से वापस आ जाना। मैं तब तक हमारी शादी का जोड़ा बनवा कर रखूंगी। तुम्हें मुझ पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता है ना, बस उसी कलर का लहंगा बनवाऊंगी। तुम वहीं से कुछ अपनी पसंद का ले आना, ताकि हमें और ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े।
आयशा इतनी जल्दी है तुम्हें भी? बहुत प्यार करती हो ना मुझे? हाँ करती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुम्ही से करती हूँ। आई लव यू सचिन, आई लव यू टू आयशा। कहते हुए दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और 15 दिनों के लिए सचिन उससे दूर चला गया। उधर आयशा के मम्मी पापा को आयशा के विषय में यह पता चल चुका था कि वह किसी से प्यार करती है। यह मालूम पड़ते ही उसकी मम्मी ने कहा, अमर चलो, चलकर हम उससे बात करते हैं। अरे दीपा, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या जल्दी है? ये क्या कह रहे हो आप? आजकल लड़कियां ऐसे ही साथ में रहने लगती है। मुझे वह सब नहीं पसंद। कैसी बात कर रही हो दीपा? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? विश्वास है अमर, लेकिन इस उम्र पर भरोसा करना ठीक नहीं है। कभी कभी पाँव बहक ही जाते हैं। ऐसा कुछ भी हो, उससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं। मुझे डर लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। हाँ दीपा, तुम ठीक कह रही हो। हम चलकर उससे बात करते हैं। सब कुछ ठीक लगा तो वही सगाई कर देंगे। फिर डरने की कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। आयशा के पापा मम्मी उससे मिलने घर से निकल पड़े। वह घर से यह सोचकर निकले थे कि उससे बात करके तुरंत ही रिश्ता पक्का कर देंगे। उसके घर पहुंचने में उन्हें काफी रात हो गई। जैसे ही दीपा ने डोरबेल बजाई, आयशा नींद से उठी। इस वक्त कौन होगा, सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। अचानक अपने मम्मी पापा को देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा, वाओ, इतना अच्छा सरप्राइज। दीपा ने कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आ गए। रात काफी हो गई थी। कुछ देर बाद करके वह सो गए। दूसरे दिन सुबह बातों ही बातों में दीपा जी ने पूछा, आयशा तू किसी से प्यार करती है ना? मम्मी, आपसे किसने कहा? किसने कहा छोड़ यह, बता ये सच है या नहीं? सच है मम्मी, मैं मेरे ऑफिस के एक लड़के से प्यार करती हूँ। अमर, उसके पापा मम्मी को मालूम है? नहीं पापा। फिर कैसे तय होगा सब? खैर चलो, लड़के और उसके मम्मी पापा से मिलवा दो। हम ही बात करके सब फाइनल करके तुम्हारी सगाई कर देते हैं। तुम्हारी माँ की दिन रात की चिंता तो खत्म हो जाए। नहीं पापा, अभी नहीं। अभी नहीं? क्यों? वह अभी आउट ऑफ इंडिया गया है। तो क्या हुआ? उसके पापा मम्मी से तो मिल ले। नहीं पापा। नहीं पापा, आखिर क्यों आयशा? पापा दरअसल वह शादीशुदा है। अभी तलाक उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अमर जी और दीपा जी उठकर खड़े हो गए। यह क्या कह रही है आयशा? तू तू पागल हो चुकी है। किसी लड़की का घर तोड़ने का, उसका जीवन बर्बाद करने का ख्याल भी तेरे मन में कैसे आया? यह तो पाप है, पाप। पर मम्मा, वह उसे तलाक तेरी वजह से दे रहा है, क्योंकि उसे तू पसंद आ गई है। नहीं मम्मा, मेरी वजह से नहीं, वह उसे पहले से ही पसंद नहीं है। फिर उसने शादी क्यों की? उसके मम्मी पापा की जिद के कारण। तो अब तुझसे शादी करके वह उसके मम्मी पापा से भी दूर हो जाएगा। क्या कर रही हो आयशा, यहाँ हमसे दूर आकर? हमने तुम्हें कभी इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज नहीं बनाया। पर पापा, वह 8वीं तक ही पढ़ी है, इसीलिए। चुप हो जा आयशा, हम तुझे किसी लड़की का जीवन बर्बाद कभी नहीं करने देंगे। तू क्या अब खलनायिका बनना चाहती है? और वह भी असली जीवन में? उस लड़के से शादी करने का तो हम सोच भी नहीं सकते। यदि उसे उस लड़की से शादी नहीं करनी थी तो डटकर उसी समय उन हालातों का सामना करता और इनकार कर देता। वह लड़का मुझे कतई पसंद नहीं है आयशा। उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दे। तू रास्ता भटक गई है बेटा, और हम तुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। क्यों किसी की बद्दुआएं लेना चाहती है? यह बद्दुआ तुझे चैन से जीने नहीं देगी बेटा। लौट आ अपने कदमों को मोड़कर। अरे दीपा, हम जिस लड़के से आयशा की शादी की बात कर रहे थे, उसका फोटो है ना तुम्हारे मोबाइल में?
हाँ, मैं डिलीट करने का सोच रही थी, फिर सोचा पहले यहाँ आकर सब देख ले। यदि यहाँ सब ठीक लगा तब डिलीट कर दूंगी। अच्छा हुआ जो तुमने ऐसा सोचकर डिलीट नहीं किया। लाओ उस लड़के की फ़ोटो दिखाओ इसे। लेकिन पापा, आयशा बिल्कुल चुप रहे। यदि तुम्हारा निर्णय सही होता, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा चुनाव सही होता तो हम कभी मना नहीं करते। यह तुम भी जानती हो। लेकिन ये बेहुदा रिश्ता तो हरगिज नहीं हो सकता। चलो हमारे साथ, नहीं करना है यहाँ नौकरी। आयशा अपने पापा मम्मी के ठोस इरादे और सच्ची बातों के आगे एक भी शब्द ना बोल सकी और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर आयशा को यह एहसास हो गया कि वह गलती कर रही है। तब उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आयशा की इस तरह की बातें सुनकर दीपा ने उस लड़के का फ़ोटो दिखाते हुए कहा, आयशा, हम इस लड़के के साथ तेरी शादी की बात कर ही रहे थे कि हमें तेरे बारे में यह है। खैर, लड़का बहुत हैंडसम है, बड़ी अच्छी नौकरी करता है, अकेला रहता है, माता पिता गांव में है, 2 बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। तू बहुत खुश रहेगी, बहुत अच्छे लोग हैं। जब हम मिलने गए थे तब उसके माता पिता भी आए हुए थे। तेरा फोटो उन लोगों को पसंद है। उनकी तरफ से तो हाँ जैसा ही है। उस लड़के की मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, इसीलिए उन्हें शादी की जल्दी है, ताकि माँ कम से कम बहू को देख ले। बिटिया, मना मत करना। तभी उसके पापा ने कहा, आयशा, तूने फ़ोटो देखा, तुझे लड़का कैसा लगा? हाँ पापा, ठीक है। अगले ही दिन आयशा को उस लड़के हेमंत से मिलाया गया। हेमंत को देखकर आयशा ने पहले सोचा इसे सच बता दूं, लेकिन फिर अपने मम्मी पापा के विषय में सोचकर वह शांत रही। हेमंत ने ही बात शुरू करते हुए पूछा, कहाँ जॉब कर रही है आप? जी मैं आईटी में हूँ। और आप? मैं इंजीनियर हूँ। दोनों के बीच कुछ देर बातें होती रही। फिर हेमंत ने उससे सीधे पूछ लिया, क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हो? पहले आप बताइए। आयशा ने कहा, मुझे तो मना करने का कोई कारण नज़र ही नहीं आ रहा है। मेरी तरफ से तो हाँ है। आयशा को उसके मम्मी पापा की बोली बातों की पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी कि वह तो खलनायिका जैसा काम कर रही है और वह कभी भी खलनायिका नहीं बनना चाहती थी। किसी लड़की की जिंदगी बिगाड़ने का उसे कोई हक नहीं है। यह सोचते ही उसने कहा, मुझे भी मना करने का कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ने अपनी अपनी रजामंदी से इस रिश्ते पर हाँ की मोहर लगा दी। घर वालों को जब यह बात मालूम हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हेमंत के घर विवाह की जल्दी इसीलिए थी कि उसकी माँ बीना जी बीमार रहने लगी थी, लेकिन अमर जी और अनीता जी को जल्दी ही इसलिए थी कि वह चाहते थे उस लड़के के आने से पहले ये विवाह हो जाना चाहिए। आयशा ने अपने फ़ोन का सिम ही बदल दिया ताकि सचिन उसे फ़ोन ना कर सके। वह जानती थी कि उसकी शादी की बात सुनकर सचिन भड़क जाएंगे और तुरंत सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएंगे। दोनों परिवारों की रजामंदी से 10 दिन के अंदर ही शादी का शुभ मुहूर्त निकाला गया। आयशा ने जो लाल रंग का जोड़ा अपने लिए सिलने डाला था वह तैयार हो चुका था। आयशा बहुत खुश नहीं थी, लेकिन ज़्यादा दुखी भी नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका था। उधर सचिन बहुत परेशान था। वह आयशा को फ़ोन लगाता तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आता। बार बार फ़ोन स्विच ऑफ आने से कई तरह के नकारात्मक विचारों ने उसके दिमाग में हलचल मचाना शुरू कर दी। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? वह इसी उधेड़-बुन में था। आयशा के बारे में पता लगाने के लिए सचिन ने ऑफिस में फ़ोन लगाकर अपने दोस्त से पूछा, रोहन तुझे पता है आयशा कहाँ है? वह फ़ोन ही नहीं उठा रही है यार। क्या बात, क्या हुआ है? अरे सचिन, उसके मम्मी पापा आए थे, शायद उन्हें तुम दोनों के विषय में मालूम पड़ गया है, इसीलिए वह उसे अपने साथ वापस ले गए हैं। यह सुनकर सचिन ने गहरी ठंडी सांस ली। वह सोच रहा था शायद उन्होंने ही उसका फ़ोन ले लिया होगा। कोई बात नहीं, वहाँ जाकर उसके
मम्मी पापा से भी बात कर लूँगा और उन्हें भी मना लूँगा। आयशा की शादी पक्की होने की तो कानो कान किसी को खबर नहीं थी। उधर राकेश जी और अनीता जी ने सुमन को समझाया, इस तरह से हार नहीं मानते बेटा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, मुझे थोड़े दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर जाना है। मेरा मन इस समय बहुत दुखी है। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रहूं जो मुझे प्यार ही नहीं करता, जो मुझे उस पर जबरदस्ती थोपा गया बोझ समझता है। राकेश जी और अनीता जी उसकी इन दलीलों का कोई जवाब नहीं दे पाए। सुमन कुछ दिनों को कहकर वहां से जाने लगी। जाते समय उसने अनीता जी से कहा, माँ, मेरे अम्मा बाबूजी को अभी कुछ भी मत बताना। यदि उनका फोन आएगा तब तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन यदि अभी रक्षाबंधन पर वे मुझे घर बुलाने के लिए पूछे तो झूठ कह देना कि वह प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। मेरा यह दुख मेरे माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद सुमन कुछ दिनों के लिए अपनी एक सहेली के घर चली गई। इसी बीच सुमन की माँ बीना जी का फोन अनीता जी के पास आया। हेलो अनीता जी। हाँ बोलो बीना जी, एक खुश खबर है। क्या है बताइए। हमारी बेटी हेमंत का विवाह तय हो गया है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए जल्दी मुहूर्त निकाला है। लड़की वाले भी तैयार है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, तो आप लोग कब आ रहे हैं? अरे बीना जी, यहाँ सुमन प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। हम लोगों का आ पाना मुश्किल है। आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सुमन का ध्यान रख रही हूँ। अच्छा, जरा उससे बात करा दीजिए। बीना जी, जी अभी वह सो रही है, उठेगी तब बात कराती हूँ। उधर हेमंत और आयशा के जीवन विवाह का दिन नजदीक आ गया। बीना जी ने सुमन को फोन लगाया तो सुमन ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, पर सफर करके वहाँ नहीं आ पाऊंगी। बाद में उन दोनों को मुझसे मिलने यहाँ भेज देना। ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। सुमन को अपने भाई के विवाह में ना पहुंच पाने का बहुत दुख था, किंतु इस समय उसका दुख उसे कहीं भी चैन से रहने नहीं दे रहा था। उधर आयशा और हेमंत का विवाह संपन्न हो गया। आयशा अब खुश थी, उसे हेमंत वह सब कुछ मिल रहा था जो एक अच्छे जीवन साथी में होना चाहिए। हेमंत के अम्मा बाबूजी विवाह के एक हफ्ते बाद अपने गांव लौट गए। हेमंत के विवाह के बाद सुमन भी अपने भाई और भाभी से मिलना चाह रही थी। वह केवल सभी मेहमानों और अपने माता पिता के गांव वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि सब लोग अपने अपने घर लौट चुके हैं, वह तुरंत ही हेमंत से मिलने उसके घर आ गई। हेमंत ने सुमन को देखते ही उसे गले से लगाते हुए कहा, जीजी, तुम्हारे बिना मेरी शादी तो हो गई, लेकिन रौनक ना आ पाई। सुमन ने उसके माथे का चुम्बन लेते हुए कहा, क्या करूं हेमंत, हालात ही ऐसे हो गए थे, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक होते ही आ गई ना तुझसे मिलने। जीजी, जीजा जी नहीं आए? वह किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। चल तेरी पत्नी से तो मिला। हेमंत ने आवाज लगाई। आयशा भी आकर सुमन से मिली। सुमन ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। आयशा ने कहा, जीजी आप भी तो कितनी प्यारी है। हेमंत जितनी तारीफ करते हैं उससे कहीं ज्यादा। अब तक सचिन अपने दौरे से वापस लौट चुका था। आते ही उसे पता चला कि आयशा की तो शादी हो चुकी है और वह इस समय लखनऊ में है। यह खबर सुनते ही सचिन का दिलो दिमाग उसके काबू से बाहर हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह सब कैसे हो गया, यह जानने के लिए वह आयशा से मिलना चाह रहा था।
और इसीलिए वह तुरंत ही लखनऊ आ गया। लखनऊ आकर वह सीधे आयशा के घर पहुंच गया और बेल बजाई। उस समय हेमंत अपने ऑफिस गया था और सुमन घर में सो रही थी। बेल बजते ही आयशा ने दरवाजा खोला। सचिन को देखते ही उसके हाथ से मोबाइल जमीन पर गिर गया। मोबाइल उठाकर हैरान होते हुए उसने सचिन की तरफ देखा। आवेश में आकर सचिन ने सीधे आयशा के गाल पर एक तमाचा रसीद करते हुए कहा, धोखेबाज है तू। शोर की आवाज़ सुनकर सुमन ड्राइंग रूम में आने लगी। आते आते जब वह उसके कानों से टकराई तो उसके कदम वहीं रुक गए। अरे यह तो सचिन की आवाज़ है। वे दूसरे कमरे से चुपचाप खड़ी होकर सुनने लगी। धोखेबाज है तू, यह तो सुमन ने सुन ही लिया था। उसने धीरे से झांक कर देखा तो सामने उसका पति सचिन उसे खड़ा नजर आया। सुमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी आयशा ने कहा, यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है। वादा तो तूने मुझे किया था, फिर यह क्या? चुप हो जाओ सचिन, मैं गलती कर रही थी। तुम्हारी पत्नी का जीवन बर्बाद करके मैं कहाँ सुख से रह सकती थी। मुझे मेरी गलती का एहसास मेरे मम्मी और पापा ने करवा दिया है। जाओ सचिन, कोई सुन लेगा। चले जाओ यहाँ से, कहती हुई आयशा ने उसे धक्का दे दिया। मैं अभी भी तैयार हूँ आयशा, चलो मेरे साथ। आयशा ने कहा, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी सचिन। तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जाते जाते सचिन ने कहा, कैसे भूलेगी आयशा तू वह रातें जो तूने मेरे साथ बिताई है। तू भी तो धोखा ही दे रही है ना। जा रहा हूँ मैं, पर तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। सचिन तो उल्टे पांव अपना दुख अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन सुमन को ऐसा झटका लगा कि उसके पति की प्रेमिका उसके भाई की पत्नी बन चुकी है। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। आयशा ने दरवाज़ा बंद किया और देखा कि आसपास सुमन दीदी तो नहीं है। सुमन उसे आसपास कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने सोचा इसका मतलब उन्होंने उसकी ओर सचिन की बातें नहीं सुनी। वह सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में चली गई। सुमन सोच रही थी, हे भगवान, ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है तू। अब क्या करूं? हेमंत को सब बता दूं? नहीं नहीं, अब तो उसकी शादी हो चुकी है और हेमंत कितना खुश है। मेरे साथ जो हुआ वह हुआ, लेकिन हेमंत के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सचिन और आयशा की बातें सुनकर उसे इतना विश्वास तो हो ही गया था कि आयशा विवाह के बाद उसके भाई के प्रति वफादार रहेगी। बस भगवान करे वह अपने भूतकाल को वर्तमान और भविष्य पर हावी ना होने दे। तभी सुमन के कानों में आयशा की आवाज़ सुनाई आई, सुमन जीजी आप जाग रही हो क्या? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आयशा, आओ ना। आयशा के अंदर आते ही सुमन ने उसकी तरफ जब ध्यान से देखा तो उसे उसमें वह स्त्री दिखाई देने लगी जिसके कारण उसका घर टूट रहा है और जिसका पति उससे अलग। दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभाला। आयशा को देखकर उसे ये भी लग गया कि सचिन को ऐसी मॉडर्न लड़की चाहिए थी, फैशनेबल और इंग्लिश बोलने वाली। आज फिर उसे अपनी पढ़ाई ना कर पाने का दुख सताने लगा। तभी आयशा ने पूछा, जीजी आज हम डिनर के लिए कहीं बाहर चले? नहीं आयशा, तुम और हेमंत चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं जीजी, जाएंगे तो सब, वरना कोई नहीं। अच्छा जीजी, आज मैं अपने हाथों का बना खाना आपको खिलाऊंगी। ठीक है आयशा, हम मिलकर बना लेंगे। आयशा के कमरे से बाहर जाते ही सुमन ने सोचा, मैं आयशा को दोष क्यों दे रही हूँ। उसने तो गलती का एहसास होते ही उसका रास्ता बदल दिया और शादी भी कर ली। गलती तो सचिन की है जिसे अब भी उसकी गलती का एहसास नहीं है। तभी तो आयशा से कह रहा था, मैं अभी भी तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। कम से कम आयशा वैसी नहीं है। 2-3 दिन आयशा और हेमंत के साथ रहकर सुमन अपने मम्मी पापा के पास गांव आ गई। यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि वह तो सच में प्रेग्नेंट है।
उसने अपनी सासू माँ अनीता जी से तो बस यूं ही कह दिया था कि उसकी माँ का फ़ोन आए तो ऐसा कह देना कि वह प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। यहाँ आने के बाद उसकी माँ बीना जी ने कहा, सुमन अब तुम आराम करना, डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें आराम करने के लिए। हाँ मेरी माँ, मैं तो आराम कर लूँगी, लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना है। कितनी पतली हो रही हो, हमारी देख रेख के लिए हम किसी को रख लेते हैं। हाँ ठीक है बेटा, अब मुझसे भी ज़्यादा काम करते नहीं बनता, थक जाती हूँ। अरे तुझे आयशा कैसी लगी? बहुत अच्छी है माँ, सुंदर भी है, स्वभाव से भी अच्छी है, उसका चेहरा भी हमेशा खुश दिखाई देता है। सुमन ने अपनी माँ को तो ऐसा कह दिया, परंतु उसके मन से यह डर नहीं जा रहा था कि यह राज यदि किसी को पता चल गया तब क्या होगा। बीना जी ने फिर सवाल किया, दामाद जी क्यों नहीं गए तेरे साथ हेमंत के घर उससे उनसे मिलने? उन्होंने तो अभी तक हेमंत का घर भी नहीं देखा है। कैसे आते माँ, वह टूर पर गए थे और हेमंत अभी अभी तो शिफ्ट हुआ है, घर भी देख लेंगे और मिल भी लेंगे। बातें करते हुए दोनों माँ बेटी नींद की आगोश में चली गई। अपनी बेटी सुमन के घर आने से उसके पापा सुरेंद्र जी भी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें सुमन का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा था। सुबह बीना जी के उठने पर सुरेंद्र जी ने अपनी बेचैनी उसे बताते हुए कहा, बीना तुम्हें नहीं लगता सुमन मुरझाई सी उदास लग रही है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू शुरू में थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो सकती है। शुरू शुरू में मतलब? अरे तुम नाना बनने वाले हो? अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उधर आयशा और हेमंत दोनों बहुत प्यार से जी रहे थे। एक दूसरे का साथ उन्हें बहुत पसंद था और दोनों बहुत खुश भी थे। इस खुशी पर जिस दिन अल्प विराम लग गया, जब आयशा की माहवारी की तारीख निकल गई, जो कि हर माह एकदम समय पर आ जाती थी, आयशा तनाव में थी। यह क्या हो गया, अभी तो विवाह को 2 हफ्ते ही हुए हैं, अब वह क्या करे, किससे कहे? नहीं नहीं, यह तो वह किसी से भी नहीं कह सकती। इसी तनाव और उधेड़-बुन में समय निकलता जा रहा था। उसने सोचा यहाँ उसकी एक सहेली है, उसकी मदद लेकर किसी डॉक्टर के पास चली जाती हूँ और फिर अबॉर्शन। वह इन ख्यालों में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने हेमंत अपने हाथ में हनीमून के लिए 2 टिकट लेकर खड़ा था। वह मॉरिशस में उनके हनीमून के लिए होटल वगैरह सब बुक कर चुका था। यह हनीमून आयशा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। आयशा के हाथ में टिकट देते हुए हेमंत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आयशा चलने की तैयारी कर लो। तुम सोच रही होगी कैसा पति मिला है। शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं ले गया, लेकिन ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाने थे, बस इसीलिए देर हो गई। आयशा यूं तो इस सरप्राइज से बहुत खुश हो जाती, लेकिन इस समय वह तनाव उससे उसकी सारी हंसी खुशी छीन रहा था। फिर भी उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला और खुशी दिखाते हुए कहा, थैंक यू हेमंत। अब आयशा के पास हनीमून पर न जाने का कोई बहाना, कोई कारण नहीं था। डॉक्टर के पास जाने का ख्याल तो बस ख्याल बनकर ही रह गया। अगले दिन वह दोनों अपने हनीमून के लिए निकल गए। अब तक आयशा की प्रेगनेंसी को लगभग 1.5 महीना हो चुका था और शादी को 1 महीना। हनीमून पर भी वह तनाव युक्त ही रह रही थी। एक दिन हेमंत ने पूछा, क्या हुआ आयशा, कोई परेशानी है? पता नहीं हेमंत, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हेमंत अपने प्यार से उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनका हनीमून भी हो गया। वे जिस दिन अपने घर लौटे उसी दिन बीना जी का फोन आया, हेमंत बेटा, अब तुम और आयशा दोनों कुछ दिनों के लिए यहाँ गांव आ जाओ। यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सुमन भी कुछ दिनों के लिए आई है और सचिन ने तो अभी तक आयशा बहू रानी को देखा ही नहीं है। मैं उसे भी बुला रही हूँ। ठीक है माँ, हम कल ही पहुँच जाएंगे। आप अपना ख्याल रखना। माँ, एक बात पूछनी थी। जीजी यहाँ आई थी तो काफ़ी उदास लग रही थी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हेमंत, सब ठीक है। तो मामा बनने वाला है। वाह माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस हम दोनों भी कल तक पहुँच जाएंगे। जीजू भी आ जाएंगे, सब इकट्ठे होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आयशा भी जीजू से मिल लेगी।
सुमन अपने भाई हेमंत की उत्साह से भरी यह सारी बातें अपनी माँ के पास बैठे हुए सुन रही थी। वह मौन थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। इस समय उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वह इन संकटकालीन बादलों को किस तरह से साफ करे। वह सोच रही थी, बहुत ही विकट परिस्थिति मुंह बाए खड़ी है। जब हेमंत और आयशा यहाँ एक दूसरे को देखेंगे तब उन्हें असलियत का पता चलेगा। उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि तकदीर ने हमारे परिवार के साथ कैसा अजीब खेल खेला है। उसने इस समय सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसके पास इस सब को रोकने का कोई तरीका, कोई उपाय नहीं था। उधर आयशा भी तनाव युक्त थी। गांव जाने के लिए मना करना तो उसके बस में नहीं था। क्या कारण बताती वह न जाने का। यह सोचकर उसने चुपचाप उसके कपड़े सूटकेस में भर लिए। उसने भी सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। हेमंत के बाद बीना जी ने सचिन को फोन लगाया। घंटी बजते ही सचिन ने देखा सासू माँ का फोन है। उसने 2-3 पल सोचने के बाद फोन उठा लिया। हेलो माँ, कैसी है आपकी तबीयत? बेटा, तबीयत तो अब अच्छी नहीं रहती, इसीलिए चाह रही थी कि एक बार सब लोग इकट्ठा हो जाएं। तुमने तो अभी हमारी बहू रानी को देखा भी नहीं है। आ जाओ ना, कल एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा है। सचिन ने जैसे ही अपनी मम्मी की तरफ देखा, उन्होंने इशारा कर दिया। हाँ बोल दे, तुझे जाना ही चाहिए। सचिन भी उन्हें मना नहीं कर पाया और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए उसने कहा, हाँ माँ, मैं आ जाऊँगा। बेटा, सुमन भी यहीं पास में बैठी है, लो बात कर लो, कहते हुए बीना जी ने सुमन को फोन पकड़ा दिया। सुमन शांत थी। उधर से सचिन ने ही पहल करते हुए पूछा, कैसी हो सुमन? सुमन की आंखें भर आई, गला सूखने लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए पूछा, माँ को क्या कहा आपने यहाँ आने के बारे में? सुमन जानना चाह रही थी कि वह आ रहा है या नहीं। सचिन ने कहा, माँ को कैसे मना कर सकता हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बाबूजी बुला रही है, मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है। दूसरे दिन पहले आयशा और हेमंत की कार आई। आयशा पहली बार गांव अपने सास ससुर के घर आई थी। सुमन और बीना जी ने पहले से ही गृह प्रवेश की सारी तैयारियां कर रखी थी। बहुत शानदार तरीके से आयशा का गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद आयशा ने अपने सास ससुर के पैर छुए और सुमन के गले लगकर पूछा, जीजी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ आयशा। वह सब बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन उठने लगी तो आयशा ने कहा, जीजी आप बैठिए ना, मैं खोलती हूँ। कहते हुए वह दरवाज़ा खोलने चली गई। आयशा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें बर्फ की तरह वहाँ पर जम गई। दरवाजे के बाहर तो सचिन था। आयशा हैरान, सचिन परेशान। यह कैसे संभव है? सचिन बुदबुदाया। आयशा ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसी ने यहाँ का पता दिया? मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। सचिन आगे कुछ भी बोले उसके पहले हालात की गंभीरता को समझते हुए सुमन ने कहा, आइए। सुमन के आइए कहने से आयशा चौंक गई और मुड़कर सुमन की तरफ देखने लगी। तब तक बीना जी भी वहाँ आ गई। आते आते उन्होंने कहा, आओ दामाद जी, बस आपका ही इंतजार था। हेमंत ने आकर सचिन के पांव छूते हुए पूछा, जीजू कैसे हो आप? आपको शादी में हम सब ने बहुत मिस किया। सचिन ने हेमंत को शादी की बधाई देते हुए गले से लगा लिया। सचिन सुमन जीजी के पति है, यह पता चलते ही आयशा को तो मानो सांप सूंघ गया। यह क्या अनर्थ हो गया? हे भगवान, यह क्या कर दिया तूने? अब क्या होगा? यह एक गंभीर प्रश्न था। वह उसकी ननद का ही घर। वह सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो उसने अपने मम्मी पापा की बात मानकर अपने कदम पीछे खींच लिए। तब तक सुरेंद्र जी भी वहाँ आकर बैठ गए। उन्हें देखते ही सचिन ने उनके पांव छूते हुए पूछा, कैसे हो बाबूजी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी बड़ी कमी लगी शादी में। हाँ बाबूजी, आ ना पाया, काश आ गया होता, ऐसा उसने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। तभी बीना जी ने कहा, अरे आयशा पाँव छुओ, तुम्हारे जीजा है। सचिन, यह देखो हेमंत की पत्नी।
आयशा ने उसकी ओर पांव छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, सचिन ने कहा, नहीं नहीं, ये सब नहीं करो। आयशा और सचिन की आंखें एक दूसरे से मिलकर नीचे झुक गई। दोनों को यह बहुत ही जोर का झटका था, जो बहुत ही जोर से लगा था। आयशा को काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो रही थी। खैर, सब अपने अपने काम में लग गए। सचिन और हेमंत एक साथ बैठे बात कर रहे थे। आयशा और सचिन को लग रहा था कि यह राज केवल उन दोनों तक ही सीमित है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सुमन तो सब कुछ जानती है। अगले दिन का कार्यक्रम होने के बाद सचिन वापस जाने वाला था। मौका मिलते ही उसने आयशा से कहा, आयशा, ये क्या हो गया है? अनजाने में हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। देखो, हम दोनों के सिवाय कोई और कुछ भी नहीं जानता। मुझे लगता है इस राज को हमेशा के लिए हमें अपने सीने में दफन कर लेना है। हमारे बीच जो भी था उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन इन हालातों को जानने के बाद मैं मेरे जीवन की डायरी का वह पन्ना फाड़ कर जला रहा हूँ, ताकि इसकी आंच हमारे परिवार पर ना पड़े। काश हम यह जानते तो ऐसा कभी भी नहीं होने देते। तुम्हारी छवि को आज मैं मेरे मन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा रहा हूँ। तुम तो पहले ही मिटा चुकी हो, यह मैं जानता हूँ। कल मैं चला जाऊँगा जीजी को अपने साथ। आयशा ने पूछा, किस मुंह से कहूँ उसे? उसका तो मैंने इतना तिरस्कार कर दिया है कि माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं बचा हूँ। उसके बाद दूसरे दिन सचिन सबसे मिलकर जाने लगा। जाते समय उसने सुमन की तरफ देखा, लेकिन सुमन ने अपनी आंखों की पलकों के पर्दे से ढक लिया। बीना जी ने कहा, सचिन बेटा, सुमन को तो मैं डिलीवरी के बाद ही वापस भेजूंगी। ये सब सुनते ही सचिन के कदम रुक गए। आंखें सुमन की तरफ देखने लगी। इन आंखों में उम्मीद थी कि शायद सुमन उसकी आंखों की प्यास बुझाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुमन नीचे जमीन की तरफ देखती रही। तब सचिन उसके पास आया और कहा, मुझे बताया तक नहीं तुमने। सुमन कुछ कहती उससे पहले बीना जी उसके पास आकर खड़ी हो गई और कहा, सचिन, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। यहाँ उसे भरपूर आराम मिलेगा। ठीक है माँ, कहते हुए सचिन निकल गया। सुमन के गर्भवती होने की खबर उसे इस तरह से मिलेगी वह सोच भी नहीं सकता था। जाते समय वह रास्ते में वह सोच रहा था कि मम्मी को मालूम था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं बताया। इस तरह के विचारों के साथ वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, आपने बताया क्यों नहीं कि सुमन प्रेग्नेंट है? अरे, तो मुझे भी कहाँ मालूम था। वह तो कल उसका फ़ोन आया तब पता चला। लेकिन बीना माँ तो कह रही थी कि आपने कहा है, डॉक्टर ने कहा है सुमन को आराम। अरे नहीं सचिन, वह तो झूठ था। तब सुमन को भी नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। तेरी वजह से उदास होकर वह उसके भाई की शादी तक में न जा पाई। वह बहुत अपसेट थी, इसीलिए उसी ने मेरे से झूठ कहलवा दिया था। तेरा व्यवहार कितना खराब है उसके साथ, इसीलिए वह चली गई। जाते समय वह मुझसे कह रही थी, माँ, मुझे लगता है ये किसी से प्यार करते हैं। वैसे भी मैं तो उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं हूँ, तो माँ कर लेने दो उन्हें उनके मन की। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि वह खुश रहे। अब तू बता, कौन है वह और अब तेरा क्या इरादा है? कोई नहीं है माँ। देख ले, सोच ले सचिन, सही गलत का मापदंड तो हर इंसान के पास होता है। बस कौन उसके साथ न्याय करता है यह उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है। तुझे भी जो सही लगे वही कर। यह उम्र नहीं है तुझे समझाने की। जितना समझा सकती थी पहले सब कर चुकी हूँ। सचिन चुपचाप था। तनावग्रस्त जीवन में अपने आप को उसने खुद ही तो ढाला था, वरना क्या कमी थी सुमन में। उधर आयशा को इस समस्या का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह सोच रही थी, यहाँ उल्टी वगैरह किसी भी लक्षण से
यदि जीजी और माँ को पता चल गया तब क्या होगा। उसने बहुत सोचने के बाद इस सुमन को बताना सही समझा। इतने समय में उसने जाना था कि सुमन जीजी काफ़ी सुलझी हुई और समझदार है। उसे उन्हें सब कुछ सही सही और सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है अनजाने में ही हो गया है। वैसे भी ज़्यादा लोगों को पता चले उससे अच्छा है कि जीजी से सलाह ले लेना चाहिए। वह रात को सुमन के कमरे में गई और जाकर पूछा, जीजी मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है, क्या मैं अभी बात कर सकती हूँ? अरे हाँ आयशा, आ जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। आओ बैठो मेरे पास। हाँ बोलो, क्या बात करनी चाहती हो? जीजी इतना बोलकर उसे आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुमन दंग थी। वह समझ रही थी कि आयशा शायद उसके और सचिन के विषय में सच बताना चाह रही है, लेकिन क्यों? वह चाहे तो चुप रहकर यह बात छुपा सकती है। तब तक फिर आयशा ने कहा, जीजी आयशा, जो बोलना है बोलो, डरो नहीं। मैं तुम्हारी ननंद हूँ और ननंद तो हमेशा बहन जैसी होती है। तुम भी तो मेरी छोटी बहन जैसी ही हो। आयशा जो बात बताना चाह रही थी वह बताने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे और बात शुरू करने से पहले उसके होठ भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसे बताना तो था ही। तब उसने कहा, जीजी आपको बहुत शांति और धैर्य से मेरी बात सुननी होगी। प्लीज़ जीजी, आप नाराज मत होना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन जीजी अनजाने में मैंने जानबूझकर वह गलती नहीं की। मैं बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई हूँ। वहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? मुझे उसका कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। अब आप ही कोई रास्ता निकालो। आयशा रात गई और बात गई, भूल जाओ उस बात को। आयशा ने चौंकते हुए पूछा, जीजी किस बात को? आयशा, जिस दिन सचिन तुम्हारे साथ झगड़ा करने वहाँ आया था, मैंने तो उसी दिन सब कुछ सुन लिया था, सब कुछ जान भी लिया था, पर तीर तो कमान से छूट चुका था। आयशा, तुम मेरे भाई हेमंत की पत्नी बन चुकी थी और मैं ये भी जान गई थी कि यह सब भाग्य का खेल है, क्योंकि यह सब तो तुम भी नहीं चाहती थी और सचिन भी नहीं। रहा सवाल मेरा, तो इसमें तुमसे ज़्यादा गलती सचिन की है। तुमने तो सही समय पर अपने पाँव पीछे खींच लिए, लेकिन सचिन तो उस दिन भी। इतना कहकर वह चुप हो गई। सुमन के मुंह से यह सुनकर आयशा के आश्चर्य का ठिकाना ना था। वह सोच रही थी, जीजी को तभी से सब कुछ पता है, उसके बाद भी उनका व्यवहार मेरे साथ कितना अच्छा है। गर्भावस्था के इस समय में भी वह कितने कठिन हालातों से गुजर रही है। आयशा ऐसे समय में उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तब उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन जीजी समस्या तो अभी और भी है। आयशा, ये राज तो राज ही रहेगा, तुम डरो नहीं। ये राज तब राज रहता जीजी अगर तुम। क्या आयशा? बताओ आयशा, क्या बात है? जीजी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या क्या ये क्या कह रही हो आयशा? हाँ जीजी। हे भगवान, कैसे धर्म संकट में डाल रहा है हमारे परिवार को। सचिन जानता है? नहीं जीजी, उसे कुछ भी नहीं पता। जीजी मुझे भी कहाँ पता था, वरना मैं शादी ही नहीं करती। मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। कहते हुए आयशा की आंखों आंसुओं के भीगने लगी। उसने फिर कहा, जीजी आई एम सॉरी। सुमन का दिल यह सुनकर टूट रहा था, लेकिन अब मामला पूरे परिवार की इज्जत के साथ हेमंत की खुशियों का भी था। इस बात से हेमंत और सचिन के बीच नफरत भी हो सकती थी। सुमन ने अपने आंसू पोंछकर आयशा को चुप कराते हुए कहा, रो मत आयशा। आयशा सुमन के गले से लिपट गई। फिर उसने पूछा, जीजी अब क्या करें? आयशा, अब हमारा एक ही सहारा है और वह है माँ। माँ? यह क्या कह रही हो जीजी? हाँ आयशा, सिर्फ माँ ही है जो इस समस्या का समाधान ढूंढ सकती है, लेकिन हम उन्हें कैसे? मैं बताऊंगी, तुम डरो नहीं।
तुम्हें कुछ नहीं होगा, हेमंत को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं माँ से बात करूंगी। और हाँ, हेमंत को यह उदास चेहरा और आंसू मत दिखने देना। थैंक यू जीजी, आप बहुत अच्छी हैं। जाते जाते उसने फिर कहा, जीजी मुझे माफ कर देना, यह सब अनजाने में हो गया है। आयशा के जाने के बाद सुमन अपने बिस्तर पर लेटकर करवटें बदल रही थी। आज तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। यदि कुछ था तो बेचैनी थी। एक बहुत बड़ी समस्या सामने दिखाई दे रही थी और इस समस्या की गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं था। रात के लगभग 2 बजे वह उठी और अपनी माँ के कमरे में जाकर उसने धीरे से उन्हें आवाज लगाई। माँ। बीना जी ने एक ही आवाज में आंखें खोल दी और पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला, सुमन ने उनका मुंह बंद करते हुए इशारा करके उन्हें अकेले में आने को कहा। बीना जी भौचक्की से उठी और फिर वह सुमन के साथ उसके कमरे में आ गई और पूछा, क्या हुआ सुमन, इतनी रात गए इस तरह मुझे चोरी छिपे यहाँ क्यों? अरे माँ, बात ही कुछ ऐसी है, आप पहले आराम से बैठो। ऐसा कहते हुए सुमन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पलंग पर बिठाया। फिर सुमन ने कहा, माँ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। क्या हुआ? पहले प्रॉमिस करो, नाराज नहीं होगी और शांति से समझोगी बात को। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह मत सोचना क्योंकि यह हमारे भाग्य में था। कहते हुए सुमन ने सारा किस्सा, सारे हालात से बीना जी को रूबरू करा दिया। अपनी बेटी का दर्द, अपनी बहू का इस सब से अनजान होना, सचिन की बेवफाई और हेमंत की खुशी, इस पूरी सच्चाई को सुनकर उसके इन सारे पहलुओं को बीना जी समझ गई। वह शांत थी। बिल्कुल गंभीर होकर उन्होंने सब सुन लिया और फिर चुपचाप खड़ी होकर वापस अपने कमरे में जाने लगी। सुमन ने आवाज लगाते हुए कहा, माँ। तब उन्होंने जाते जाते अपना एक हाथ ऊंचा कर दिया कि बस अभी कुछ मत पूछना। सुमन भी समझ रही थी कि यह कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। माँ को जोर का सदमा लगा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी माँ में बहुत हिम्मत और बहुत सारी समझदारी भरी है। वह जरूर कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगी। उधर आयशा की आंखों में भी नींद कहाँ थी। वह जानती थी कि आज रात को माँ को भी सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगले दिन सुबह बीना जी उठी और सबके लिए चाय बनाने रसोई में गई तो आयशा भी उठकर आई और कहा, माँ मैं बनाती हूँ चाय। कहते हुए उसने बीना जी की तरफ डरते हुए देखा। बीना जी की आंखों में इस समय ना क्रोध दिख रहा था ना ही डर। उन्होंने प्यार से आयशा के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, ठीक है बनाओ, घबराना नहीं बेटा, अपना ख्याल रखना। इन शब्दों को सुनकर आयशा की बेचैनी को थोड़ा सा चैन मिला। उसे लगा माँ नाराज नहीं है। तभी सुमन भी उठकर वहां आ गई। उसने बीना जी की तरफ देखा, वह एकदम शांत लग रही थी। उसने कहा, माँ। बीच में टोकते हुए बीना जी ने कहा, तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, हमें मंदिर चलना है। दोनों ने एक साथ कहा, ठीक है माँ। नहा कर तीनों तैयार हो गए। हेमंत और सुरेंद्र जी को चाय नाश्ता देकर बीना जी ने कहा, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तब सुरेंद्र जी ने कहा, अरे वाह बीना, क्या बात है, आज सुबह सुबह मंदिर जा रही हो? हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि बेटी और बहू दोनों को लेकर मंदिर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बीना जी अपनी बेटी और बहू के साथ मंदिर जाने के लिए निकले। रास्ते में तीनों एकदम शांत थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने मौन व्रत ले रखा हो। कोई किसी से ना कुछ पूछ रहा था, ना पूछने की हिम्मत थी। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी उन्हें रास्ता लंबा लग रहा था। मंदिर पहुंचते ही वहां दर्शन करके बीना जी ने एक झाड़ की तरफ चलने का इशारा किया, जहां उनके सिवाय और कोई भी नहीं था। तीनों वहां जाकर झाड़ के नीचे बैठ गई। तब बीना जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखो मैं किसी को दोष देना नहीं चाहती, जो हुआ अनजाने में ही सही,
पर बहुत गलत और बहुत ही बुरा हुआ है। गलती आयशा की भले ही अनजाने में ही हो, लेकिन गलती तो हुई है। जानबूझकर उसने कुछ नहीं किया, यह सच है। इसका सबसे बड़ा कसूरवार सचिन है। लेकिन आज मेरी बेटी के गर्भ में उसका बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाए, उस बच्चे को उसके पिता का प्यार ना मिल पाए। आयशा के गर्भ में भी सचिन का ही बच्चा है। आयशा ने यह सुनते ही सर नीचे कर लिया। बीना जी ने कहा, मैं हेमंत और आयशा का घर भी तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आयशा ने जिस ईमानदारी से सही समय पर यह सब हमें बता दिया, उसके लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वह चाहती तो गर्भपात भी करवा सकती थी और हमें यह कभी पता भी नहीं चलता। जो हो चुका है वह मिट नहीं सकता, मिटाया भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, बिना किसी को पता चले इसका निवारण अवश्य ही किया जा सकता है। सुमन ने पूछा, कैसे माँ? आयशा, हेमंत को जाने दो ना, तुम यहीं रुक जाना। ठीक है माँ, पर मैं उससे क्या कहूँ? तुम कुछ नहीं कहना, मैं कहूँगी। माँ, फिर आगे क्या? वह भी पता चल जाएगा तुम्हें। अब घर चलो। शाम को हेमंत ने कहा, आयशा चलो पैकिंग कर लो, कल सुबह निकलना है। अरे हेमंत, मैं कुछ दिन बहू को हमारे साथ रखना चाहती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और पता नहीं फिर कभी साथ रहने को मिले ना मिले, या मैं उससे पहले ही। अरे माँ, ऐसा मत कहो, आपकी बहू है, रखो ना उसे, जितने दिन मन करे। ठीक है हेमंत, थैंक यू। हेमंत चला गया। बीना जी के पास एक दिन सचिन का फोन आया। उसने पूछा, माँ मैं सुमन को लेने कब आऊँ? सचिन का यह सवाल बीना जी को बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम सचिन ने अपना अहंकार छोड़कर फोन तो किया। उन्होंने कहा, सचिन, सुमन अभी भी सफ़र नहीं कर सकती। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। अब तो वह तुम्हारे बच्चे को लेकर ही वहाँ आ पाएगी। सचिन ने खुश होते हुए कहा, ठीक है माँ। कुछ दिनों के बाद बीना जी ने हेमंत को फ़ोन करके कहा, हेमंत, एक गुड न्यूज़ है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम बाप बनने वाले हो। उन्होंने कहा, आयशा माँ बनने वाली है। यहाँ डॉक्टर को दिखा दिया है, उसे आराम करने की सख्त सलाह दी है। इसीलिए अभी तो आयशा को मैं वहाँ नहीं भेजूंगी। तुम जब मन करे यहाँ आकर मिल लेना। हेमंत की खुशी का ठिकाना ना था। उसने कहा, वाह माँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। यह सुनते ही बीना जी ने फ़ोन काट दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। बीच बीच में सचिन भी सुमन को फ़ोन करने लगा। वह हर बार उससे कहता, सुमन माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भटक गया था, लेकिन वापस सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। क्या तुम इजाज़त दोगी? बात अब धीरे धीरे सुधर रही थी। सचिन को उसकी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन जिंदगी की सच्चाई किसी कोरे कागज पर लिखी कहानी नहीं होती कि पसंद नहीं आई तो रबड़ से मिटा दो। जो घट गया वह मिटाया नहीं जा सकता, यहाँ तक कि वह तो पूरी तरह भुलाया भी नहीं जा सकता। जीवन में कभी न कभी भूतकाल आंखों में आकर झांक ही लेता है। सचिन अब सुमन को वापस लाना चाहता था, लेकिन अभी तो उसे लंबा इंतजार करना था। हेमंत बीच बीच में आयशा से मिलने आ जाता। बीना जी ने आयशा की मम्मी को भी बता दिया कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, तो आयशा वहीं उनके पास रहेगी। आयशा अपनी सास और सुमन के व्यवहार से बहुत खुश थी, साथ ही हैरान थी कि कैसे उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया और उसकी यहाँ कितनी अच्छी देखरेख भी हो रही है। सुमन और आयशा दोनों के मन में दुख दुख की जरूर थी कि माँ क्या करने वाली है। देखते देखते 7 महीने बीत गए। अब धीरे धीरे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था। अब आरती ने अपने पूरे परिवार को एक बार फिर अपने पास बुलाया। हेमंत और सचिन भी आ गए। उन्होंने सभी को बुलाकर बिठाया और कहा, कल मेरी माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें वहाँ उनके गांव बुलाया है। वह चाहती है कि सुमन और आयशा की डिलीवरी वहीं पर हो। वह कह रही थी कि यह उनकी अंतिम इच्छा है। सुरेंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं। इसके आगे बीना जी ने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, अब तो वहाँ भी सारे आधुनिक साधन और अच्छे अच्छे अस्पताल है। सबसे बड़ी बात कि सुमन के मामा की बेटी ममता
मेरी भतीजी बहुत ही बड़ी और अच्छी गायनिक है और वह वही रहती है मेरी माँ के साथ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सुरेंद्र जी चुप, हेमंत और सचिन भी शांत थे। सबने बीना जी की बात पर अपनी अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। दूसरे ही दिन बीना जी अपनी बेटी और बहू को लेकर गांव पहुंच गई। वहां उन्होंने अपनी भतीजी को अपना राजदार बना लिया। उन्हें उसे सब कुछ बताना ही पड़ा। अब जब डिलीवरी का समय नजदीक आया तब बीना जी ने आयशा और सुमन को अपने पास बुलाकर कुछ ऐसी बात कही, ऐसा उपाय सुझाया जो था तो बहुत मुश्किल, लेकिन परिवार और उन सबके भले का एक ही वही रास्ता था। आयशा ने भी बीना जी की बातों की गहराई को समझते हुए बड़े ही भारी मन से हाँ कह दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यही सबसे अच्छा और सुरक्षित रास्ता है। कुछ ही दिनों में सुमन और आयशा को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। पहले सुमन की डिलीवरी हुई और उसने बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। उसके 2 दिनों के बाद आयशा की भी डिलीवरी हो गई और उसने भी एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। यह दोनों डिलीवरी नेहा ने अपने अस्पताल पर ही की थी, ताकि किसी और को कुछ भी पता न चल सके। दोनों बच्चों को जब एक साथ बिस्तर पर लिटाया तो वे सब देखकर हैरान हो गए कि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, मानो किसी एक को आईने के सामने लिटा दिया गया हो। बीना जी ने आज अपने घर पर फोन लगाया और सुरेंद्र जी से कहा सुमन को जुड़वा बच्चे हुए हैं, दोनों ही लड़के हैं। और आयशा, इतना कहकर वह चुप हो गई। क्या कह रही हो बीना, खुलकर कहो। आयशा को क्या? उसने जिस बच्ची को जन्म दिया वह क्या बीना? वह होने के वक्त ही यह दुनिया छोड़ गई। सुरेंद्र जी के हाथों से फोन छूट गया। उसके बाद बीना जी ने हेमंत और सचिन को बारी बारी से फोन करके बताया। हेमंत ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या था, बेटा या बेटी? बेटी थी हेमंत, लेकिन बहुत कमजोर थी। यहाँ बच्चों के बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा बच्ची को बचा पाना असंभव है, क्योंकि वह हद से ज्यादा कमजोर हुई है। हेमंत की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसने कहा, माँ पहले क्यों नहीं बताया? हिम्मत ही नहीं हो रही थी बेटा। मैं आयशा को संभालने में कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कैसे बताऊं। उसने कहा, माँ मैं मिलने आ रहा हूँ आयशा से। ठीक है हेमंत, आ जाओ। हेमंत और सचिन दोनों ही गांव पहुंचे। सचिन अपने जुड़वा बच्चों को देखकर बहुत खुश था, लेकिन हेमंत और आयशा की बच्ची के लिए बहुत दुखी भी था। उसने बीना जी से पूछा, माँ यदि शहर में रहते तो पहले ही सोनोग्राफी से मालूम हो जाता कि 2 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल पता चल जाता, मुझे भी पता था, पर सुमन ने तब मना किया था तुम्हें बताने के लिए। तुमसे नाराज थी ना, शायद अभी भी है। जाओ उसके पास। सचिन सुमन के पास गया और हेमंत आयशा के पास। अपने बच्चों को देखकर खुश होते हुए सचिन ने सुमन से कहा, माफ कर दिया ना तुमने मुझे? सुमन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उधर हेमंत ने प्यार से आयशा को अपनी बाहों में समेट कर कहा, आयशा रो मत, हमारे भाग्य में नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। तुम दुखी मत हो, भगवान चाहेंगे तो फिर से तुम्हारी गोद भर जाएगी। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन सुकून के। उसका बच्चा वही उसकी आंखों के सामने, उन्हीं के परिवार में सबके बीच था। वह सोच रही थी अबॉर्शन करके यदि वह उसे खत्म कर देती तो वह हत्या के पाप के बोझ से कभी खुद को मुक्त नहीं कर पाती। लेकिन माँ के कारण आज सब कुछ ठीक हो गया है। माँ ने तो हेमंत की नज़रों में गिरने से उसे बचा लिया, उसका जीवन बर्बाद होने से भी बचा लिया और उसके बच्चे को भी बचा लिया। हेमंत आज भले ही दुखी हो रहा है, पर वह जल्दी ही उसे वह खुशी देगी जो उसे चाहिए। वह हेमंत की बाहों में बहुत खुश थी। सुमन की गोद में 2 बच्चे थे। सचिन के बार बार माफ़ी मांगने से सुमन ने उसे माफ़ कर दिया। उसकी माँ भी तो यही चाहती थी ना। सुमन ने अपने भाई की खुशी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ताउम्र निभाने के लिए कमर कस ली। अपनी माँ के इस निर्णय को स्वीकार करके उसने अपनी भाई हेमंत और आयशा के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। इस कर्म युद्ध में उसकी माँ की बनाई रणनीति काम कर गई और रिश्तों की मर्यादा भी बच गई। समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या बीना जी ने सही किया या फिर गलत किया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।
चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।